फ्रेंड्स, आज हम लोग जावा के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंस्ट्रक्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म से। सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? तो पॉलीमॉर्फिज्म मींस मेनी फॉर्म, बराबर। मेनी फॉर्म यानी कि मोर देन वन फॉर्म। नॉर्मली हम एक से ज्यादा स्वरूप को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। लेकिन हमें यहाँ पर अभी फोकस करना है मेथड ओवरलोडिंग के ऊपर। मेथड ओवरलोडिंग को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको पहले, कि हमारे क्लास के अंदर एक से ज्यादा सेम नाम के स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स की सरनेम अलग अलग होगी, बराबर। यानी एक ही नाम के मल्टीपल स्टूडेंट है, लेकिन उनकी सरनेम अगर अलग अलग है, तो यही कंसेप्ट मुझे प्रोग्रामिंग में भी यूज करना है। यानी प्रोग्राम के अंदर एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन उसकी आर्ग्यूमेंट अलग अलग होगी। तो यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है? We can have different method that have the same name but different signature. सिग्नेचर यानी आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हो, सिग्नेचर यानी पैरामीटर भी बोल सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। अगर एग्जाम्पल देखना है तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया है, एक मैक्स नाम का फंक्शन दिया है जिसके अंदर अभी दो आर्ग्यूमेंट्स है। दूसरा एक मैक्स नाम का फंक्शन दिया है जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट है, एंड तीसरा भी एक मैक्स नाम का फंक्शन दिया है जिसमें आर्ग्यूमेंट तो 3 है, लेकिन उसकी डेटा टाइप डबल है, और यहाँ पर डेटा टाइप इंटीजर है। तो दोनों की डेटा टाइप अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्स नाम के 3 फंक्शन है, लेकिन उसकी आर्ग्यूमेंट अलग अलग है। तो सेम नेम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। ओके, तो यहाँ पर ये समझने के लिए हमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है, जिसके अंदर एक प्रिंट लाइन करके क्लास बनाया है। ध्यान में रखना, प्रिंट लाइन का P कैपिटल है एंड लाइन का L कैपिटल है, एंड प्रिंट लाइन नाम से यहाँ पर दूसरी एक मेथड बनाई है, लेकिन यहाँ पर P एंड L स्मॉल है। तो यहाँ पर क्लास का नाम एंड मेथड का नाम अलग अलग है, सेम नहीं है, कंफ्यूज मत होना। अब वही प्रिंट लाइन नाम से एक दूसरा फंक्शन बनाया, लेकिन उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है। पहले में एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं थी, दूसरे में एक आर्ग्यूमेंट है, एंड तीसरा भी एक प्रिंट लाइन नाम का फंक्शन है जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट है। अब हम लोग यहाँ पर मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर मैंने प्रिंट लाइन डॉट प्रिंट लाइन लिखा हुआ है। तो ये प्रिंट लाइन क्लास का नाम हो गया, एंड उससे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर प्रिंट लाइन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब नॉर्मली कोई भी फंक्शन को कॉल करने के लिए हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर का, लेकिन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी क्लास मेथड को अगर कॉल करना है तो आप यूज करोगे क्लास का नाम एंड डॉट ऑपरेटर, बराबर। अब क्लास मेथड क्या होती है, अगर वो नहीं पता तो आप मेरा लास्ट वीडियो जरूर से देख लेना। उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास वेरिएबल क्या होता है, क्लास मेथड क्या होता है, बराबर। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है? प्रिंट लाइन डॉट प्रिंट लाइन। तो यहाँ पर प्रिंट लाइन फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ये प्रिंट लाइन क्लास फंक्शन है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रिंट लाइन के अंदर i इक्वल टू 0, 0 लेस देन 40 है, तो हम प्रिंट करेंगे इक्वल टू की साइन। फिर हमने क्या लिखा है? प्रिंट ln, बराबर, यानी न्यू लाइन में चला जाएगा। लेकिन लूप के बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं किए हैं। लूप के बाद कर्ली ब्रैकेट नहीं किए हैं, उसका मतलब कि यहाँ पर एक ही लाइन एग्जीक्यूट होने वाली है। तो i इक्वल टू 0, 0 लेस देन 40 है, तो इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा। i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू 1, 1 लेस देन 40 है, तो वापस इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा। ऐसे 40 इक्वल टू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही 41 आएगा तो मुझे कंडीशन गलत हो जाएगी, यहाँ पर 41 लेस देन 40 है नहीं,
तो कंडीशन गलत होने से मैं बाहर निकल जाऊंगा। एंड बाहर क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यानी कि मैं नई लाइन पर आ जाऊंगा। बराबर, ओके। अब वापस नीचे गए, अब वापस क्या लिखा है, प्रिंट लाइन डॉट प्रिंट लाइन 30। तो अब मैं 30 नंबर को लेकर सेकेंड फंक्शन पर आया, यहाँ n की वैल्यू 30 हो जाएगी। अब क्या लिखा है, i इक्वल टू 0, 0 लेस देन n, यानी 0 लेस देन 30 है। अगर हाँ तो मैं यहाँ पर हैश की साइन प्रिंट कर दूं। अब i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू 1, 1 लेस देन 30 है, हाँ तो दूसरा हैश प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करके टोटल 30 हैश यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे। एंड जैसे 31 आएगा तो कंडीशन गलत हो जाएगी एंड मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पर आ जाऊंगा, यानी न्यू लाइन पर। उसके बाद वापस दिया है प्रिंट लाइन डॉट प्रिंट लाइन प्लस एंड 20। तो यहाँ पर प्लस जो है वो ch के पास चला जाएगा एंड 20 n के पास चला जाएगा। अब क्या लिखा है, i इक्वल टू 0, 0 लेस देन n, n यानी 20, 0 लेस देन 20 है तो प्रिंट करो कैरेक्टर। अब कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होगा, प्लस, यानी यहाँ पर प्लस साइन 20 टाइम्स प्रिंट हो जाएगी। तो समझ में आ जाएगा आपको, यहाँ पर आपको आउटपुट दिया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो गया मेथड ओवरलोडिंग एंड साथ में हमने क्लास मेथड को भी डिस्कस कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग कंप्लीट हो गया। अब हमें देखना है दूसरा टॉपिक, कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जहां पर क्लास का नाम एंड कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मेथड दैट इज इन्वोक्ड व्हेन न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। आप जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा, उसे मेथड की तरह कॉल करना नहीं पड़ेगा। बराबर, यहाँ पर हमें कुछ जनरल डिफरेंस दिया हुआ है कि मेथड से कंस्ट्रक्टर कैसे अलग पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज क्लास नेम। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि क्लास का नाम एंड कंस्ट्रक्टर का नाम अगर सेम है तो उसे हम कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, यानी क्लास का नाम एंड मेथड का नाम अगर सेम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर। उसके बाद कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप नहीं होता है, जबकि मेथड के पास रिटर्न वैल्यू होती है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग न्यू ऑपरेटर, यानी न्यू कीवर्ड का यूज करके आप जब भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो तो यहाँ पर आप न्यू कीवर्ड का यूज करके जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। एंड लास्ट वन, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इन्वोक्ड एक्सप्लिसिटली एल्सवेयर इन द प्रोग्राम। क्लियर, तो यहाँ पर ये चारों रूल हमें समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं, अब मुझे यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना है। तो बुक के अंदर हमें एक रूम नाम का क्लास दिया है एंड वही नाम से यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मेथड बनाई है। अब वही नाम से मेथड है तो उसे मेथड नहीं कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। बराबर, ओके। तो यहाँ पर रूम नाम से मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें टोटल 4 आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट है। बराबर, ओके। और अब हम मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन में क्या लिखा है, रूम R1 इक्वल टू न्यू रूम। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 16 एंड 12.5। तो 16 एंड 12.5 ये 2 वैल्यू लेकर मैं ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा। यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी, 16 एंड विड्थ हो जाएगी 12.5। हाइट एंड नंबर ऑफ विंडोज में ऑलरेडी दिया हुआ है। चलो वापस नीचे, रूम R2 इक्वल टू न्यू रूम। अब यहाँ पर टोटल 4 आर्ग्यूमेंट दी है तो ये चारों आर्ग्यूमेंट के साथ मैंने ये फर्स्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। अब L यानी लेंथ हो जाएगी 20, विड्थ हो जाएगी 14, हाइट हो जाएगी 12 एंड N हो जाएगा 2, जो यहाँ पर लेंथ, विड्थ, हाइट एंड N विंडोज को असाइन हो जाएगा। बराबर, ओके।
उसके बाद क्या लिखा है, r1 डॉट डिस्प्ले। अब ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा एंड डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर लेंथ, हाइट एंड नंबर ऑफ विंडोज को प्रिंट करने का काम करेगा। एंड उसके बाद r2 डॉट डिस्प्ले, तो वो सेकंड रूम के हाइट, विड्थ एंड लेंथ एंड विंडोज को प्रिंट कर देगा। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था कि जहां पर हमने दो कंस्ट्रक्टर बनाए। अब इससे मुझे एक चीज और पता चली कि यहाँ पर जैसे मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, वैसे ही कंस्ट्रक्टर को भी आप ओवरलोड कर सकते हो। और अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो फिर सेम नेम डिफरेंट आर्गुमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टर इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हमें यहां पर एक चीज और दी है कि कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप्स होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर एक भी आर्गुमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें क्या कहा है कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ रूम R3 करके। अगर आप ये लाइन लिखोगे प्रोग्राम के अंदर तो हमारे प्रोग्राम में एरर जनरेट हो जाएगी। अब ये एरर अगर जनरेट ना करनी हो तो आपको यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो रूम नाम का क्लास है एंड उसी के अंदर मैंने रूम नाम का एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसमें ना तो आर्गुमेंट है ना तो बॉडी पार्ट है, बराबर। अब एक भी आर्गुमेंट नहीं है तो उससे हम बोलेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और अगर आपने यहाँ पर लिखा रूम R3 इक्वल टू न्यू रूम, तो अब यहाँ पर एरर जनरेट नहीं होगी। अगर ऊपर वाले प्रोग्राम में आप ये लाइन लिखोगे तो एरर जनरेट करेगा, बराबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हमें दिया हुआ है विजिबिलिटी मॉडिफायर फॉर एक्सेस कंट्रोल। अब विजिबिलिटी मॉडिफायर हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिस्कस करके आए। अगर आपने वो नहीं देखा है मेरे वीडियोस को तो मेरे वीडियो को जरूर से देख लेना, उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर टोटल 4 एक्सेस मॉडिफायर है और ये 4 एक्सेस मॉडिफायर को हम क्या बोलते हैं, 4 पीस। कौन कौन से 4 पी, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है सबसे पहले पब्लिक, पैकेज, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो ये 4 विजिबिलिटी मोड है जिसको हम एक्सेस कंट्रोल भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक हमें टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर हमें क्या बताया है, पब्लिक की विजिबिलिटी वाइडेस्ट होती है, यानी पब्लिक डेटा जो होता है वो क्लास के अंदर और क्लास के बाहर कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हो। पैकेज जो है वो डिफॉल्ट होता है बाय डिफॉल्ट, जिसको आप पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर यूज कर सकते हो। प्रोटेक्टेड डेटा आप चाइल्ड क्लास के अंदर यूज कर सकते हो। एंड प्राइवेट डेटा जो है उसकी विजिबिलिटी नैरोएस्ट होती है क्योंकि उसका डेटा सिर्फ और सिर्फ आप क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो और कहीं पर नहीं। तो यहाँ पर हमें डेफिनेशंस भी दी हुई है। यहाँ पर पब्लिक any method or variable is visible to the class in which it is defined. If you want to make it visible to all the class outside this class, declare the method or variable have public, बराबर। तो जो भी डेटा को आपको क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, हर एक जगह पर यूज करना है उससे आप एज अ पब्लिक डिफाइन करो, बराबर। ओके, यहाँ पर प्रोटेक्टेड दिया है हमें। नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड जो होता है वो आप चाइल्ड क्लास में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, दिस लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इज यूज टू अलाउ एक्सेस ओनली टू द सब क्लास और टू शेयर विद द मेथड डिक्लेयर एज फ्रेंड, बराबर। तो यहाँ पर आप जो क्लास में प्रोटेक्टेड लिखा है, जो क्लास में वेरिएबल्स या मेथड को डिक्लेयर किया है वहां तो यूज कर ही सकते हो, साथ में आप चाइल्ड क्लास में भी डेटा एक्सेस कर सकते हो। और क्या दिया है तीसरा, यहाँ पर प्राइवेट। प्राइवेट के अंदर क्या दिया है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कैन बी अचीव बाय यूजिंग प्राइवेट प्रोटेक्शन लेवल, यानी ये सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही आप एक्सेस कर सकते हो।
क्लास के बाहर आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर एक हमारा बाकी रह गया पैकेज। पैकेज में क्या दिया है? दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सेस दैट हैज नो प्रिसाइज नेम। यहाँ पर हमें प्रोटेक्ट पैकेज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट पैकेज ही होता है, बराबर। ओके, एंड इसीलिए यहाँ पर क्या दिया है? दिस इज द डिफॉल्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। द स्कोप इज नैरोअर देन पब्लिक वेरिएबल। तो पब्लिक से इसका स्कोप नैरो है, यानी कि सिर्फ फोल्डर के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपके चारों विजिबिलिटी मोड कंप्लीट हो गए यहाँ पर। तो आपको ये चारों विजिबिलिटी मोड प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो हम और ज्यादा डीप में जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एंड शेयर कर देना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।